हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ये सेक्शन 41 है टीपीए का। और इसमें जब एक ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है, ऑस्टेंसिबल ओनर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसका क्या होगा, तो ये डील करता है सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 कहता है कि एक पर्सन जो कि ऑस्टेंसिबल ओनर है प्रॉपर्टी का, वो विद द कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको अगर ट्रांसफर करता है फॉर कंसिडरेशन। पहले ये इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन के लिए, गिफ्ट नहीं है। इन केस ऑफ गिफ्ट ये डॉक्ट्रिन नहीं लगेगा। फॉर कंसिडरेशन द ट्रांसफरर the transfer shall not be voidable on the ground that the transferor was not authorized to make it। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर to ascertain that the transferor has power to make the transfer had acted in good faith। मतलब रीजनेबल जो ट्रांसफर है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, उसने रीजनेबल केयर भी की है और गुड फेथ में भी काम किया है। अगर ऐसा है और उसने ट्रांसफर के लिए मनी दी है, कंसिडरेशन दिया है, तो ये डॉक्ट्रिन लगेगी कि ऑस्टेंसिबल ओनर ने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो भी वो प्रॉपर्टी वॉइडेबल नहीं होगी। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ऑस्टेंसिबल ओनर होता कौन है। ऑस्टेंसिबल कोई प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर वो पर्सन होता है कि जो लगता है कि रियल ओनर है पर एक्चुअल में रियल ओनर नहीं होता है। इट्स उसकी सारी हरकतें, उसका सारा मतलब आप देखोगे तो आप अंदाज नहीं लगा पाओगे कि वो रियल ओनर है या ऑस्टेंसिबल ओनर है। मतलब बट उसके सारे कंडक्ट्स वगैरह से आपको लगेगा कि वो रियल ओनर है, पर एक्चुअली में वो रियल ओनर नहीं है। तो उसको कहते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। अगर कोई पर्सन एक ऑस्टेंसिबल ओनर है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, ऑस्टेंसिबल ओनर है अगर कोई पर्सन, और वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है बी को, और इसके लिए जो इसका रियल ओनर है, जो कि इस प्रॉपर्टी में रियली में इंटरेस्टेड है, जिसका रियल इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, रियल इंटरेस्ट, उस बंदे की कंसेंट, कंसेंट या तो एक्सप्रेस हो सकती है या एम्प्लाइड हो सकती है। उस कंसेंट के साथ अगर ये बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, तो कल को ये रियल ओनर आकर ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो मेरा, इसने ऑस्टेंसिबल ओनर ने किया है तो ये गलत है। ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। पर इसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब ए ने ये प्रॉपर्टी कुछ दे के खरीदी हो, ए ने कंसिडरेशन पे किया हो, सॉरी बी ने कंसिडरेशन पे किया हो। दूसरा, बी ने गुड फेथ में काम किया हो। मतलब बी को पूरा भरोसा था कि नहीं ये ऑस्टेंसिबल ओनर ही रियल ओनर है। उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है, मतलब ये ऑस्टेंसिबल ओनर है रियल ओनर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ने गुड फेथ में काम किया हो और बी ने रीजनेबल केयर भी की हो। मतलब केवल गुड फेथ में काम करने से काम नहीं चलेगा, उसने ड्यू केयर, मतलब बी ने जैसे कोशिश करते हैं ये पता करने की कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, वो पूरी कोशिश की हो, कोशिश की उसने, उसके बाद भी उसको लगा कि नहीं यही रियल ओनर है, गुड फेथ में काम किया, कंसिडरेशन दी, तो अब ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल ओनर ने अपनी कंसेंट दे दी थी। ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और ये कंसेंट एम्प्लॉयड भी हो सकती है। लेकिन कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए, ट्रू कंसेंट होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती फोर्स से नहीं ले लिया हो, फ्रॉड करके कंसेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑस्टेंसिबल जो ओनर का कंसेप्ट है ना, ये कहां से आया। ऑस्टेंसिबल ओनर का कंसेप्ट को समझने के लिए आपने बेनामी ट्रांजैक्शन सुना है कि एक बेनामी प्रॉपर्टीज होती है। कई बार क्या होता है ना, लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो पैसा व्हाइट मनी नहीं होती है, वो इलीगल तरीकों से पैसा कमाया होता है।
अब वो उस पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ए एक पर्सन है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। अब ये प्रॉपर्टी खरीदना तो चाहता है, लेकिन कैसे खरीदे? अगर खरीदेगा तो ये ट्रांजैक्शन का पता चल जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। वो हो सकता है इनकम टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी वगैरह ये इसको पकड़ ले। तो ये क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन के नाम पे खरीदता है, बी के। बी ने पैसा नहीं दिया, पैसा कौन दे रहा है खरीदने का? ए दे रहा है, पर किसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? बी के नाम पर। इसी को कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। आपने सुना होगा बेनामी ट्रांजैक्शन। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1988 में एक एक्ट पास किया था, बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रिवेंशन एंड का जो एक्ट है, उसने ये बोला उस एक्ट के हिसाब से कि ए ने पैसा दिया, बी के नाम पे लिया, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि बी ही रियल ओनर है। आज की पोजीशन ये है, आज ये पोजीशन है कि मान लीजिए मेरे पास पैसा है और मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं किसी और के नाम पर, तो ये माना जाएगा कि जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है वही रियल ओनर है। मेरा कोई से नहीं होगा। मैं कोर्ट में जाकर उस प्रॉपर्टी को मैं ये प्रूव करना चाहूं कि मैंने पैसा दिया था, सारा खर्चा मेरा था, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने तो उसके नाम पर लिया था, वो नहीं चलेगा। बी विल बी द रियल ओनर। तो आज के सेंस में बी इज नॉट द ऑस्टेंसिबल ओनर, बी इज द रियल ओनर। तो आपको ये समझ में आएगा, यहाँ का जो ऑस्टेंसिबल ओनर की बात कर रहे हैं वो रियल ओनर नहीं है, वो लगता ओनर जैसा है। उसके पास सारे ओनर जैसे जो ओनर्स के टाइप के जो कंडक्ट होते हैं कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, प्रॉपर्टी उसके बाद पोजीशन में हो सकती है, उसके बाद डीड जो सेल डीड है या कन्वेंस डीड है वो उसके पास रखी हुई है। कोई भी आता है उसको प्रॉपर्टी वही दिखाता है, लगता है कि वही रियल ओनर है, पर एक्चुअल में ओनर कोई और है। और रियल ओनर को ये पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो साइलेंट रहता है। तो उसका जो साइलेंस है ना, वो उसकी कंसेंट माना जाएगा। और अब इसके बाद भी कंसिडरेशन के देके अगर इस प्रॉपर्टी को खरीदता है गुड फेथ में, देखिए यहाँ पे गुड फेथ भी होना चाहिए, रीजनेबल केयर भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। अगर आपने गुड फेथ में किया लेकिन केयर नहीं करी, आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते तो आपको पता चल जाता कि ये रियल ओनर नहीं है, तो भी आपको ये फायदा नहीं मिलेगा इसका। या आपने रीजनेबल केयर तो की, आपको पता भी चल गया कि ऑस्टेंसिबल ओनर है, लेकिन आपने गुड फेथ में आपने सोचा यार ठीक है, मतलब मैं मेरे को तो पता है कि सेक्शन 41 है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, तो आपने गुड फेथ में काम नहीं किया, तो भी आपको इस जो डॉक्ट्रिन है उसका फायदा नहीं मिलेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अगर एक ऑस्टेंसिबल ओनर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर फॉर कंसिडरेशन एंड ट्रांसफरी रीजनेबल केयर करता है और गुड फेथ में काम करता है, तो ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होगा। सो दिस वाज दी सेक्शन 41। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम और भी डॉक्ट्रिन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। Thanks a lot.